नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज कानपुर सेंट्रल स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी से रवाना होंगे। राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह लगभग 11:50 पर पहुंचेंगे, जहां से वो बाई रोड राजभवन जाएंगे। राजभवन में राष्ट्रपति कुछ विशिष्ट अतिथियों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति 29 जून को लखनऊ में अंबेडकर सांस्कृतिक कल्चरल सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। तो वहीं ऐशबाग में अंबेडकर सांस्कृतिक कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और वहीं दलित नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। 29 जून को वो एक विशेष विमान से नई दिल्ली लौट जाएंगे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति का कानपुर का जो दौरा था वो अब खत्म हो गया है और आज से 2 दिवसीय दौरे पर रामनाथ कोविंद लखनऊ जा रहे हैं और वहीं अंबेडकर सांस्कृतिक कल्चरल सेंटर का शिलान्यास करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आपको बता दें कि आज लखनऊ जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लगभग 12 बजे वह लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहुंचेंगे, जहां पर विशिष्ट अधिकारियों से चाय पर चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंबेडकर सांस्कृतिक कल्चरल सेंटर का भी शिलान्यास करेंगे, जिनमें कई मंत्रीगण मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी, देखिए जिस तरीके से जो कानपुर का दौरा था राष्ट्रपति का वो अब खत्म हो गया है और आज फिर से राष्ट्रपति लखनऊ पहुंच रहे हैं। उनका यह लखनऊ 2 दिवसीय दौरा रहेगा। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां और चुनावों को लेकर ये दौरा कितना अहम हो सकता है एक राष्ट्रपति के लिए? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर से लखनऊ आएंगे। कानपुर से 72 किलोमीटर का सफर 1 घंटे 20 मिनट में पूरा होगा और प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे 11:50 पे पहुंचेंगे। यहाँ राष्ट्रपति की आगवानी के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर, मुख्य सचिव, डीजीपी, कमिश्नर सहित बड़े अधिकारी उनके स्वागत में रहेंगे। और फिर 11:50 पे जब पहुंचने के बाद वह सड़क मार्ग से सीधे गवर्नर हाउस जाएंगे। इस दौरान राष्ट्रपति का काफिला लखनऊ से चारबाग से होते हुए राजभवन पहुंचेगा। यहाँ पर न्यायाधीशों के साथ हाई टी का कार्यक्रम है राष्ट्रपति का, और सूत्र ये भी बताते हैं कि इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद रहेंगे। और कल के कार्यक्रम में राष्ट्रपति मंगलवार को लोक भवन में राष्ट्रपति अंबेडकर संस्कृत का वर्चुअल शिलान्यास भी करेंगे। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मंगलवार की शाम को राष्ट्रपति राजभवन में प्रस्थान करेंगे और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शहर में सड़कों पर कई जगह पर रूट का डाइवर्जन किया गया है और विभिन्न मार्गों पर जो बड़े वाहन वो प्रवेश नहीं करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन पर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। मेडिकल इमरजेंसी निपटने के लिए भी अलर्ट है। 6 अस्पताल बनाए गए हैं सेफ हाउस के लिए, जहां पर 6 से 8 बेड तैयार किए गए हैं। रेलवे अस्पताल की भी टीम तैयार है। रिचा, बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से उनका ये जो लखनऊ दौरा है, 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है, सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि वो खुद अपने पैतृक गांव पहुंचे हुए थे कानपुर। उन्होंने वहां की भूमि को पहले नमन किया, उनको नमस्कार किया। उसके बाद अब वह लखनऊ दौरे पहुंच रहे हैं। तैयारियां पूरी हो रही हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल पूरी तरीके से रखा जाएगा और राष्ट्रपति के लिए सुरक्षा के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल की भी पूरी व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने उसी तरीके की व्यवस्था करी है। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैयार है और जो मेडिकल इमरजेंसी की मैंने भी बात की वो उसके लिए भी पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। कई हॉस्पिटल में बेड भी बनाए गए। सिविल अस्पताल, कमांड हॉस्पिटल में सेफ हाउस बनाया गया। रेलवे का जो हॉस्पिटल है उसको भी सेफ हाउस बनाया गया है और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी तैनात की गई। किसी भी तरीके की चूक न होने पाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल। और देखिए खुद मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ और भी कई जो मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने जो दलित समाज के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं या फिर जो जनता है, उनको भी बुलाया गया है।
जी बिल्कुल, काफी व्यस्त प्रोग्राम रहेगा 2 दिन का राष्ट्रपति का। इसमें राजनीतिक लोगों के साथ मिलने के साथ साथ में वो कई लोगों से मुलाकात भी करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम प्रस्तावित है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, केंद्र का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। फिलहाल आज का जो कार्यक्रम है वो न्यायाधीशों से मिलने का है उनके साथ में। और सूत्र ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आज के जो हाईटी कार्यक्रम है उसमें वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। और लखनऊ वासियों को क्या कुछ सौगात मिलेगी, कोई जानकारी? देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति कानपुर से आते हैं, उनका बहुत गहरा रिश्ता उत्तर प्रदेश से है। और अभी ये इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई कि इसी तरीके की वो परियोजना का वो करेंगे। ये कल ही, आज से कल तक जब उनका कार्यक्रम लगेगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, गवर्नर के साथ वो बैठेंगे, उसके बाद इस तरह की कुछ बात सामने आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। राजस्थान में कोविड मामलों में कमी होने पर राज्य सरकार ने आज से राज्य में धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए हैं। मंदिर खुलने के बाद प्रदेश के कई मंदिरों सहित पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में सुबह से आरती की गई और वहीं मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान गाइडलाइंस की पालना के बड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर सभी भक्तों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भगवान के दर्शन करने होंगे। और आपको बता दें कि कोविड के मामले कम हो गए हैं, इसकी वजह से राज्य सरकार ने अब धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह सुबह 5 से लेकर शाम 4 बजे तक ही मंदिर कपाट खोले जाएंगे। तो देखिए, श्रद्धालु ना तो प्रसाद चढ़ा सकते हैं और ना ही उनको कोई प्रसाद मिलेगा। और साथ ही साथ सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो लंबे लॉकडाउन के बाद सोमवार को यानी कि आज से पुष्कर स्थित विश्व विख्यात ब्रह्मा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है। और ऐसे राज्य में कई मंदिर हैं, उनको भी खोल दिया गया है। और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने कोविड-19 का पालन किया, क्योंकि देखिए आज सुबह 5 बजे से ही कपाट खुल गए थे, जहां पर आरती की गई, भगवान को नमन किया गया। और इस दौरान सभी श्रद्धालुओं ने प्रोटोकॉल के तहत भगवान के दर्शन किए, चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। तो यहाँ पर कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं को मंदिर प्रवेश दिया जाएगा। कम ही संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और आज सुबह 5 बजे ब्रह्मा जी का मंदिर भी खुल गया है, वहां पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। हालांकि कम संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कहा है कि यह जितने भी मंदिर हैं राज्य में, वो सुबह 5 से लेकर शाम 4 बजे तक ही खोले जाएंगे। तो आपको बता दें कि सोमवार की आज सुबह 5 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती के साथ ब्रह्मा मंदिर के कपाट खोले गए हैं। और इसी के साथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन का जो सिलसिला है वो यहाँ शुरू हो गया है। श्रद्धालु अब दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें, श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करते हुए बारी बारी से मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। दूर दराज से आए तीर्थयात्रियों के साथ साथ नगरवासियों ने भी लंबे समय बाद ब्रह्मा जी के दर्शन किए। और वहीं श्रद्धालुओं की आवक के साथ ही बीते करीब 2.5 महीने से सोने मंदिर में फिर से रौनक लौट कर आ गई है और मंदिर में अब फिर से चहल पहल देखी जा रही है। तो लगभग 2.5 महीनों बाद फिर से मंदिर के जो कपाट हैं वो श्रद्धालुओं के लिए आज से खोल दिए गए हैं। और इसको लेकर सभी श्रद्धालु अब मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि आज सुबह 5 बजे ही ब्रह्मा जी का मंदिर भी खोल दिया गया, उनके कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद आरती करते हुए यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं ने ब्रह्मा जी के दर्शन किए। तो देखिए, कोविड की वजह से यहाँ पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे और साथ ही साथ अब जिस तरीके से कोविड के केस कम हो गए हैं, उस दौरान अब गाइडलाइंस के तहत यहाँ पर भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं। देश में तेजी से हो रही वैक्सीनेशन के बीच अब बच्चों में भी इसका परीक्षण
किया जाएगा। सोमवार से राजधानी दिल्ली स्थित एम्स में कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों में किया जा सकता है। सोमवार से शुरू हो रहे इस ट्रायल में से 2 से 6 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। वहीं इससे पहले 12 से 18 साल व 8 से 12 साल के बच्चों पर टीके की पहली डोज का ट्रायल किया जा चुका है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की यह वैक्सीन बच्चों के लिए उपयुक्त है या नहीं, यह देखने के लिए 18 साल से नीचे के लोगों में इसका परीक्षण शुरू हो चुका है। स्क्रीनिंग रिपोर्ट आने के बाद इन लोगों का भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। सरकार ने पिछले हफ्ते आगाह किया था कि भले ही कोविड ने अब तक बच्चों के गंभीर रूप नहीं लिया हो, लेकिन वायरस के व्यवहार या महामारी विज्ञान की गतिशीलता में बदलाव होने पर इसका प्रभाव उनके बीच बढ़ सकता है और कहा कि इससे निपटने के लिए तैयारियों को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो दिल्ली एम्स में बच्चों पर वैक्सीनेशन का जो ट्रायल है वो शुरू हो गया है। 2 से 4 साल के बच्चों को जल्द ही वैक्सीन मिलेगी और कहा जा रहा है कि आज से कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो लगातार जारी है। हालांकि अभी जो छोटे बच्चे हैं उन पर अभी ट्रायल चल रहा है और आपको बता दें कि आज से दिल्ली एम्स में कोवैक्सीन का ट्रायल 2 से 4 साल तक के बच्चों पर किया जाएगा और जल्द ही अब बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध होगी। तो आपको बता दें केंद्र सरकार ने 21 जून से सभी के लिए वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाने की बात कही है, जो कि इसका अभियान लगातार चल रहा है और करोड़ों की संख्या में लोगों ने वैक्सीन ली है। और आपको बता दें कि सिर्फ बच्चे ही रह गए हैं और बच्चों के लिए फिलहाल अभी ट्रायल जारी है। और आपको बता दें कि आज से कोवैक्सीन का ट्रायल 2 से 4 साल तक के बच्चों पर किया जा रहा है। दिल्ली एम्स में ट्रायल शुरू हो रहा है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता दिल्ली से आशुतोष देखिए, जो बड़े हैं, जो बड़े युवा हैं, उनको तो वैक्सीन लग चुकी है और लग भी रही है, क्योंकि जो अभियान है वो अभी फिलहाल चल ही रहा है। अभी फिलहाल बच्चे बाकी रह गए हैं वैक्सीन को लेकर, लेकिन उनको लेकर ट्रायल किया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज से दिल्ली एम्स में बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, जब से वैक्सीनेशन 18+ का चल रहा है और दूसरा वेव आया था जिसमें बच्चों की कोविड अफेक्टेड की घटनाएं देखी गई थी, तो उसके बाद से ही चर्चाएं थी कि इन बच्चों के जो ग्रुप हैं 18 से नीचे की, उनके लिए वैक्सीन आए मार्केट में। तो उसके लिए ट्रायल जो है एम्स में पहले ही बच्चों पे, मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चों पे शुरू किया गया था और चल रहा था। इसके अलावा भी देश के अन्य भी अस्पतालों में, एम्स वगैरह में हुआ था। और जो बच्चे और भी छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 4 साल से 2 साल के बीच की, उनकी ट्रायल अब फिर शुरू होने जा रही है। और ये जो ट्रायल है वो कोवैक्सीन, आपको बता दें, जो कोवैक्सीन थी उसको भारत बायोटेक की, उस वैक्सीन की ट्रायल बच्चों पे शुरू किया जा रहा है। और जो 18 से 12 के बीच के थे उनका पहले से ही चल रहा था। जी आशुतोष, देखिए जिस तरीके से लगातार जो भ्रमात्मक जो खबरें थी वो लगातार फैलती हुई नजर आती थी, कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम बन गया था वैक्सीन को लेकर। अब बात बच्चों पर आती है तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं। फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने आई है पेरेंट्स की? नहीं, लोगों के अंदर चिंता है, क्योंकि बच्चे हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और बच्चों के लिए चूंकि दूसरा जो वेव आया था उसमें आपने देखा था कि बच्चों को भी इफेक्ट हुए थे। पहले वाले कोरोना का जो वेव था उसमें बच्चे इफेक्ट नहीं थे और उसमें बताया गया था कि बच्चों के लिए कोरोना खतरनाक नहीं था, लेकिन उस वहम को दूसरे जो था वेव कोरोना का, उसमें टूटा था और बच्चे भी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में इफेक्टेड हुए थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी था। लोगों में चिंता थी, सरकार भी चिंतित थी। उसी दिशा में बढ़ते हुए बच्चों का भी जो वैक्सीनेशन है उसको ट्रायल करने की शुरुआत दिल्ली एम्स से की गई थी। और अब और भी छोटे बच्चे जो हैं उनके ऊपर भी
किया जा रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगी। बिल्कुल आशुतोष, जिस तरीके से जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बच्चों पर, हम ट्रायल करते हैं, तो क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही कब तक बच्चों के लिए जो वैक्सीन है वो उपलब्ध हो सकती है? देखिए, इसके लिए कुछ समय सीमा तो जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनका नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा सेंसिटिव होता है बच्चे, तो इसलिए उसमें हर जो ट्रायल होता है जो मेडिकली, उस सब पे डॉक्टर्स जो हैं, इसीलिए देश के सबसे बड़े अस्पताल में शुरुआत की गई है और यहाँ के विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं उनके देखरेख में पूरा काम किया जा रहा है। तो समय सीमा तो भी नहीं बताया जाएगा, लेकिन अनुमान यही है कि अगले कुछ समय में आने की संभावना है। जी चलिए आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज से कोवैक्सीन का ट्रायल होने की बात कही जा रही है बच्चों पर। दिल्ली एम्स में आज से ट्रायल शुरू हो सकता है। 2 से 4 साल के बच्चों को जल्द ही वैक्सीन मिलेगी। तो देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार रविवार को थम गई। 21 जून के बाद से हर दिन एवरेज 66 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। रविवार रात 11:30 बजे तक पूरे देश में 17.5 लाख लोग ही को डोज मिली है, यानी कि पिछले 6 दिन का एवरेज देखा जाए तो सिर्फ 25% ही वैक्सीन हुआ। रविवार को राजस्थान में सबसे ज्यादा 2.51 लाख लोगों को टीका लगाया गया और इसके बाद गुजरात में 2.25 लाख डोज लगे हैं। इसके अलावा कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 लाख का आंकड़ा पार भी नहीं हो पाया है। वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना रहे मध्य प्रदेश और यूपी में सिर्फ 12 और 10 हजार डोज लगाए गए। देश में सिर्फ महाराष्ट्र और यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए हैं। 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 2-2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो लगातार जारी है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, देखिए, पिछले 6 दिनों से लगभग कई आंकड़ों में यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन आज फिर से वो आंकड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह है इसकी? जी देखिए ऋचा जी, इसकी वजह जो मानी जा रही है वो ये है कि 60 साल से जो अधिक के लोग हैं उनमें टीकाकरण में काफी कमी देखी जा रही है, क्योंकि मिथ्या और अफवाहें ये काफी ज्यादा फैल रही हैं, जिसका कारण बन रहा है कि टीका लगवाने में लोग काफी हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जहां अशिक्षा ज्यादा है वहां पे तर्कहीन अविश्वास भी एक कारण बन गया है और लोग इस वैज्ञानिक रूप को भी नहीं मान रहे, उसकी जगह टोने टोटके और झाड़ फूंक पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो ये एक भारी समस्या है। उसके अलावा कई जगह टीकाकरण केंद्रों पे भीड़ इतनी है कि लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इससे जोखिम बढ़ जाएगा। तो वैक्सीन को लेकर जो ये हिचकिचाहट है, चाहे वो अंधविश्वास के कारण हो या फिर वहां भीड़ के कारण हो या टीकाकरण केंद्र की दूरी के कारण, क्योंकि जहां पे आप देखिए दिल्ली या प्रमुख शहर की बात करें तो वहां टीकाकरण केंद्र बड़े नजदीक है, लेकिन अगर दूर दराज इलाकों की बात करें जहां अशिक्षा है तो वहां पे टीकाकरण केंद्र भी काफी दूर रखे गए हैं और लोगों को आने में काफी परेशानी हो रही है। तो निश्चित रूप से ये परेशानी के कारण ही टीकाकरण की जो रफ्तार है वो थमती नजर आ रही है। और जो जागरूकता है, देखिए दिल्ली में तो प्रेस वार्ता करके स्वास्थ्य मंत्रालय बता देता है, अखबारों में भी छप जाता है, चैनलों में भी दिखाया जाता है, लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं, दूर दराज गांवों में बैठे हैं, उन्हें समझाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। जैसे पल्स पोलियो को लेकर चलाया गया था, स्वास्थ्य कर्मियों को घर घर जाकर समझाना होगा। क्योंकि अभी जो हो रहा है, देखा जा रहा है कई राज्यों में कि कैंप तो लगा दिए गए हैं लेकिन घरों पर जाकर समझाया नहीं जा रहा है। तो वहां के स्थानीय सरपंच को, जनप्रतिनिधियों को, सरकारी कर्मचारियों को समझाइश करनी होगी, तभी ये रफ्तार आगे बढ़ पाएगी। जी ऋचा जी, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से जब 21 जून से मुफ्त वैक्सीन की शुरुआत की गई तो तब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आगे था वैक्सीन के मामले में, क्योंकि कई ज़्यादा लाखों में यहाँ पर डोज दी जा रही थी लोगों को। लेकिन आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पीछे होता हुआ नजर आया है। 24 घंटे में सिर्फ 10 से 12 हजार वैक्सीन लगी हैं इन 2 राज्यों में। जी बिल्कुल। देखिए ऋचा जी, जिस दिन 21 जून को ये वैक्सीनेशन का लार्ज स्केल पर प्रोग्राम चलाया गया था तो मध्य प्रदेश उसमें टॉप पे था और यूपी में अच्छी खासी संख्या में वैक्सीनेशन किया गया था।
लेकिन उसके बाद रफ्तार इस कारण घटती नजर आई क्योंकि उस दिन वहां के मुख्यमंत्री का, प्रशासन का पूरा फोकस था, एक एक कर्मचारी लगा हुआ था। लेकिन आवश्यकता है कि ऐसा फोकस, ऐसी जागरूकता रोजाना देखने को मिले तो काफी संख्या में वैक्सीनेशन हो पाएगा और बड़ी स्पीड से पूरे देश को वैक्सीनेट कर पाएंगे। आप देखिए 26 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर एक बैठक ली और उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ठीक है, अभी आपकी वैक्सीनेशन स्पीड विश्व की तुलना में अच्छी चल रही है, लेकिन भारत की जनसंख्या को देखते हुए वो काफी पिछड़ी हुई है, इसे और तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। उस मीटिंग में भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने एक प्रेजेंटेशन दी थी कि हर राज्य का उन्होंने विस्तार से ब्यौरा देते हुए बताया था कि सभी राज्यों की जो जनसंख्या है उसमें जिस स्पीड से वैक्सीनेशन किया गया है तो विश्व के कई देशों से ज्यादा जनसंख्या को एक दिन में हमारे यहाँ वैक्सीनेट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने उससे संतोष जताया लेकिन उसको बढ़ाने के निर्देश दिए। तो जैसा आप कह रहे थे कि यूपी और मध्य प्रदेश, तो निश्चित रूप से 21 जून को जो बढ़त थी वो लगातार घटती नजर आ रही है। तो अब उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री के यहाँ से जो निर्देश जाएंगे उसके बाद एक बार फिर से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी देखने को मिल सकती है। जी ऋचा जी। प्रशांत जी, देखिए जिस तरीके से जब शुरुआत हुई थी वैक्सीन की, फ्री में वैक्सीन लगेगी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। विपक्ष ने कहा था ये सिर्फ शुरुआत है, शुरुआत में ही इतने बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो अभियान धीरे करके बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। क्या उनकी बात अब सच हुई है जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाए थे? जी देखिए ऋचा जी, अगर तुलना करें तो अभी लगातार वैक्सीनेशन तो चल रहा है, लेकिन विपक्ष की बात करें तो निश्चित रूप से अगर देश का कोई नेता सवाल उठाता है, चाहे वो विपक्ष में हो, तो उसका एक जनाधार होता है और काफी फॉलोअर्स उसके होते हैं। तो अगर वो कोई कमेंट करता है और बाद में चाहे खुद भी वैक्सीन लगवा ले, लेकिन एक मास लेवल पे फिर लोगों को समझाना पड़ता है, एक आवश्यकता पड़ती है कि वैक्सीनेशन गलत नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए पूरा साइंटिफिक है, तो निश्चित रूप से इसमें काफी समय लगता है। और वैक्सीनेशन स्पीड कम में देखिए कारण भी मान सकते हैं कि पहले कहा जा रहा था वैक्सीन की कमी है, लेकिन अब सब जगह वैक्सीन काफी संख्या में आ गया। केंद्र सरकार ने सेंट्रलाइज एक प्रोग्राम चला लिया है, खुद के हाथ में कमान ले लिए। तो निश्चित रूप से देखिए जो बाधाएं लगातार दूर हो रही हैं, लेकिन अभी जो प्रमुख बाधा है कि अविश्वास, लोगों में डर, भय, एक संकोच है, तो वो दूर करने की आवश्यकता है। तो विपक्ष के नेताओं को भी उसमें आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। और जैसा आप कह रही हैं कि विपक्ष के नेताओं की बात सच हो रही है, तो निश्चित रूप से देखिए हमारे देश की जो जनसंख्या इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन करना एक कोई चुनौती या युद्ध से कम नहीं है, तो उसमें एक प्रयास किया जा रहा है। जी ऋचा जी। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं ना, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर संसाधन नहीं होता, तो वहाँ पर सेंटर भी काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, तो जो ग्रामीण के लोग हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं सेंटर पर, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं होती है, जो दिव्यांग उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती है। तो सरकार को ये करना चाहिए कि सरकार कोशिश करे कि जो लोग दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर जहाँ पर सेंटर दूर बनेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करे, तब कहीं ना कहीं जो फिर से जो वैक्सीन का जो आंकड़ा था बढ़ रहा था वो फिर से बढ़ता रहे। जी बिल्कुल ऋचा जी, देखिए इसको लेकर भी मांग की गई है कि जैसे पल्स पोलियो नेशनल अभियान बनाकर चलाया गया, आप पहले उसे अपने बूथ पर पोलियो की वो डोज देते थे, उसके बाद घर घर महिलाएं, आशा वर्कर और स्वास्थ्य सहयोगिनी घर घर जाकर डोज पिलाती थी और चेक करती थी कि किसी घर पे कोई बच्चा रह तो नहीं गया। तो निश्चित रूप से इस कोरोना के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी उसी प्रकार से चलाना होगा कि पहले आप बूथ पे लगा लीजिए, उसके बाद आपको प्रत्येक घर में जाके पूछना होगा कोई रह नहीं गया, और रह गया तो उसे लगाया जाए, यानी कि एक बड़े स्तर पर। तो उसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति संकोच कर रहे हैं, किसी में डर है, तो उसका डर दूर किया जा सकेगा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा, चिन्हित हो जाएंगे लोग। उसके अलावा बुजुर्ग लोगों को भी आप घर पे पहुंचा सकते हैं। कहा कि डोर टू डोर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवानी होगी, और जहां तक कि जो आशा कार्यकर्त्री हैं वो जाती है अब गाँव में, तो उनको भी यह कदम उठाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।